अब हम आपको आगरा के उस इंजीनियरिंग कॉलेज से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां कुछ कश्मीरी छात्र भारत के पाकिस्तान से हारने पर जश्न मना रहे थे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको जानकर आज बड़ी हैरानी होगी कि जब हमारी टीम वहां पर पहुंची और हमने इस पर तहकीकात की तो पता चला कि ये सभी कश्मीरी छात्र प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत भारत सरकार से मिलने वाले वजीफे पर इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, यानी इनकी पूरी फीस भारत सरकार देती थी। यह गद्दारी की हद है कि ये छात्र स्कॉलरशिप तो भारत सरकार से ले रहे हैं और पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। आज हमें इनके कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी मिले जो हम आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि इनके मन में भारत के लिए कितना जहर है, यानी जिस देश में रहते हैं, जिस देश के कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिस देश की सरकार से स्कॉलरशिप लेते हैं, उसी देश के लिए इनके मन में कितना जहर है और जो देश इन्हें कुछ नहीं देता नफरत के अलावा, उस देश से इन्हें कितना प्रेम है। 24 अक्टूबर को हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 कश्मीरी छात्रों ने जश्न के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए। इसके अलावा इन लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी और पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के मैच के दौरान नमाज पढ़ने का वीडियो भी अपने स्टेटस पर इन लोगों ने लगाया। जिसके बाद कॉलेज के दूसरे जो छात्र थे उन्होंने इस पर आपत्ति की, उसके बाद उन्होंने शिकायत की और इन तीनों कश्मीरी छात्रों को बाद में वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों छात्रों के नाम हैं इनायत अल्ताफ शेख, साकेत अहमद, गनी और अरसीद यूसुफ और ये तीनों ही जम्मू कश्मीर से आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों लोग आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में केंद्र सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ही पढ़ रहे थे, यानी पढ़ाई इस देश के पैसे पर कर रहे थे। और ये स्कॉलरशिप का पैसा कहां से आता है? ये पैसा हमारी और आपकी जेब से ही जाता है। जो टैक्स हम देते हैं आप और हम मिलकर, उसी पैसे से ये पढ़ रहे थे और जश्न ये पाकिस्तान की जीत का मना रहे थे। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम और इस स्कीम की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी जब देश में यूपीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और इस स्कीम को शुरू करने का मकसद था जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने के समान अवसर देना। और उसी के तहत ये जो छात्र हैं तो ये कश्मीर के, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिया गया और इनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया गया। और तब से लेकर अब तक हर साल औसतन 4 से 5 हजार, फिर से सुन लीजिए, 4 से 5 हजार कश्मीरी छात्र देश के अलग अलग राज्यों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते हैं और उनका पैसा भरती है भारत सरकार। इस स्कीम के तहत प्रत्येक छात्र को 2 तरह के फायदे दिए जाते हैं। पहला, उस छात्र की पढ़ाई का सारा खर्च प्रधानमंत्री कार्यालय उठाता है और दूसरा, उस छात्र को मेंटेनेंस फीस के तौर पर हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, यानी पूरी फीस माफ और साथ में 1 लाख रुपया भी। यानी 24 अक्टूबर को आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जिन 3 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया और भारत विरोधी नारे लगाए, उन सबको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय से हर साल 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। यानी इन्हें पढ़ने के लिए पैसा तो इस देश के प्रधानमंत्री से चाहिए, लेकिन ये गुण पाकिस्तान के गाते हैं और उसी प्रधानमंत्री को गाली देते हैं जिसके पैसे पर पढ़ाई कर रहे हैं। और हमें लगता है कि पाकिस्तान की ताकत उसका परमाणु बम नहीं, बल्कि उसकी ताकत भारत में रह रहे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं और भारत से गद्दारी करते हैं। आज हम इन लोगों की व्हाट्सएप चैट की कॉपी अपने साथ लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की जीत के बाद भारत के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी थी। मैं आज आपको वो चैट की जो चैट्स हैं वो पढ़कर मैं सुनाऊंगा और वो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, आप देखिए। इनमें इनायत अल्ताफ शेख नाम का कश्मीरी छात्र अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखता है कि क्या हाल हुआ इंडिया का, वेल प्लेड पाकिस्तान, विन बाय 10 विकेट्स। ये देखिए, ये आपके सामने है, क्या हाल हुआ इंडिया का, वेल प्लेड, विन बाय 10 विकेट्स, रिजवान बाबर, लव यू। अपने दूसरे स्टेटस में यही छात्र मोहम्मद रिजवान की मैच के दौरान नमाज पढ़ते हुए तस्वीर लगाता है और फिर लिखता है कि इट डिजर्व विन।
ये तस्वीर उन्होंने लगाई है। इट डिजर्व्स विन, यानी ये जीत के हकदार थे। एक और स्टेटस में ये पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी की तस्वीर पर लिखता है, कोई पूछे तो बोलना कि लाला का दामाद आया था, यानी शाहिद अफरीदी का दामाद। यहां ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को भी सैल्यूट कर रहा है। अरसीद यूसुफ नाम का छात्र अपने व्हाट्सएप चैट में लिखता है कि कश्मीर मेरा देश है जो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर वो लिखता है कि समझ रहे हो। दूसरी तरफ से जब एक छात्र इससे पूछता है कि क्या भारत तुम्हारा देश नहीं, तो ये लिखता है कि मेरा देश कश्मीर है। इसी चैट में ये हमारे देश के लिए अपशब्द भी लिखता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी इस घटना के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है। इस एफआईआर में लिखा है कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की जीत के बाद आगरा के इस कॉलेज में इनायत अल्ताफ शेख, साकेत अहमद गनी और अरसीद यूसुफ नाम के छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए गए। हालांकि आज इन तीनों आरोपियों को आगरा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी अब ये कम से कम 14 दिन जेल में रहेंगे। इसके अलावा इन छात्रों के खिलाफ 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस कॉलेज में ये तीनों छात्र पढ़ते थे, वहां की हॉस्टल डिसिप्लिन कमेटी ने भी इन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हमारी टीम ने आज आगरा के इस कॉलेज में जाकर इस पूरे मामले की तहकीकात की और आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट आज हम दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि इन लोगों के मन में भारत के लिए कितना जहर है और पाकिस्तान के लिए कितना प्रेम है। अब एक बात और, ये रिपोर्ट देखने से पहले आप सोचिए कि ये लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस कॉलेज में कर रहे थे और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके इंजीनियर बन भी जाते। इंजीनियर बनने के बाद ये तीनों लड़के भारत में या तो कोई सरकारी नौकरी, किसी सरकारी पद पर काम करते, सरकार के लिए काम करते, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करते। लेकिन ये बात तो पक्की है कि नौकरी जरूर करते और देश के किसी भी हिस्से में कर सकते थे। ये कश्मीर में भी नौकरी कर सकते थे, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु में, मुंबई में, भोपाल में, कहीं पर भी ये नौकरी आगे जाके करेंगे और इन जैसे बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। अब आप सोचिए, ये लड़के जहां भी जाकर जो भी काम करेंगे, जो जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी, वो जिम्मेदारी निभाते समय इनके दिमाग में क्या बात चल रही होगी। ये नौकरी भारत में करते हैं, भारतीय कंपनी के लिए करेंगे, भारत सरकार के लिए करेंगे क्या, लेकिन क्या कभी भी ये लोग भारत के पक्ष में, भारत के हित में, किसी भारतीय के हित में कभी भी सोच सकते हैं? अगर इनके मन में भारत के प्रति इतना जहर भरा हुआ है। जो बड़ी बात है वो ये है, ये तो 3 छात्र आज पकड़े गए, लेकिन इस तरह के जो 3,000, 3 लाख या 3 करोड़ छात्र होंगे जो पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, ये तो शुक्र है कि ये मैच हुआ, इस मैच में भारत हार गया और उस हार के बाद हमें अपने ही देश में जो गद्दार हैं, जो भारत से नफरत करने वाले लोग हैं, वो हमें उनके बारे में धीरे धीरे अपने आप ही पता चल गया और उन्हीं में ये लोग हैं। लेकिन इससे पहले जब हम कोई मैच नहीं खेलते थे या जब आगे भी खेलेंगे और जो लोग शांत बैठे हुए हैं लेकिन इसी विचारधारा के हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे? और इस तरह के लाखों लोग अब तक हमारे देश में फैल चुके हैं, फैल चुके होंगे और अलग अलग जगहों पर काम कर रहे होंगे। बस बड़ी बात यह है कि आप उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि आपको कभी मौका नहीं लगता इन्हें परखने का, और ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों को वायरल करते रहते हैं, जी भी होता है सोशल। उत्तर प्रदेश के आगरा का राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस 24 तारीख की रात और भारत पाकिस्तान का मैच खत्म होते ही ये कैंपस जिसके बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसी कैंपस के अंदर हॉस्टल है। उस हॉस्टल में कुछ छात्रों के बीच में व्हाट्सएप चैट पे इस मैच को लेके कुछ ऐसी टिप्पणी की गई जो आपत्तिजनक थी और जिसमें उन्होंने भारत को लेके
दोनों देशों के बीच मैच को लेके कोई ऐसी इस तरह की कोई बातचीत की जो तुरंत लोगों के बीच वायरल हुई। उसका पता चला एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बाद यहाँ क्या हुआ जरा यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात यानी कि 24 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच था उसके खत्म होने के बाद आखिरकार क्या हुआ। कुछ पाकिस्तान जो उस दिन मैच जीता था, उस मैच को जीतने के बाद हमारे यहाँ कुछ कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। उन्होंने कुछ कमेंट्स जो भी किए हों मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने जो कमेंट किए थे उस कमेंट्स के बाद सुबह जब हमारे वार्डन साहब को या प्रोक्टर साहब को जब मालूम पड़ी तो उन्होंने उनको सुबह निष्कासित कर दिया कॉलेज से। टोटल एग्जैक्ट काउंटिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन 5 या 7 स्टूडेंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ते हैं और वो जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, ये कश्मीर से जो स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर देते हैं उसके बेहद पे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं। तो ये लोग नहीं मानते थे। जिस दिन मामला गहराया उस दिन 24 तारीख को पाकिस्तान जीतता है, इन लोगों ने पाकिस्तान के स्टेटस लगाए, बाबर आई लव यू वगैरह, जो कुछ भी समर्थन था इनने दिया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आपत्ति उस चीज़ से है जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप हिंदुस्तान को अपना क्यों नहीं मानते हैं, तो इनने लिखित रूप से कहा कि इंडिया इज नॉट माई कंट्री इज कश्मीर, इनडायरेक्टली पाकिस्तान ... कहाँ लिखा था ये? व्हाट्सएप पे जी, इसके हम पे फैक्ट्स हैं। तो ये तो एक तरीके से हिंदुस्तान की अखंडता पे सवाल उठाना हुआ कि कश्मीर को कंट्री बोलना, जबकि वो हमारा अभंग हिस्सा है हिंदुस्तान का। इस देश के प्रधानमंत्री की उस विशेष योजना के तहत वो यहाँ पढ़ने आए थे और उसी के तहत उनका यहाँ एनरोलमेंट हुआ था। उसी के तहत एक विशेष स्कॉलरशिप यानी कि उसमें उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती होंगी, उसमें उन्हें फीस में भी माफ़ी मिलती होगी, उसमें अलग अलग तरीके का जो कहते हैं आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, पढ़ाई के दौरान भी आपको बहुत तरह की छूट मिलती है। आने जाने की का जो किराया होता है, आने जाने का जो खर्चा होता है, उसको भी सरकार वहन करती है, प्रधानमंत्री कोष से उसको वहन किया जाता है। तो सोचिए, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था में, जिस देश के पैसों पे वो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे थे, जिन पैसों को खर्च करके उन्हें एक विशेष योजना के तहत यहाँ पढ़ाया जा रहा था, उस भारत के बारे में, उस देश के बारे में उनकी सोच क्या थी और वो सोच किस तरीके से बाहर आई, और उस सोच के बाहर आने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ये थे जो आप सबको पता है। तो भारत में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले सिर्फ यही नहीं है और यही तरीका भी नहीं है। हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के आधार पर एक फेक एजेंडा सेट करते हैं और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो वहां से गायब हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। और ऐसा सोशल मीडिया पर अक्सर होता रहता है। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन वो पत्रकार है नहीं, क्योंकि वो पत्रकारिता के नाम पर अपना एक खास तरह का एजेंडा देश में चलाते हैं। आपने देखा होगा मोहम्मद शमी की जो ट्रोलिंग हुई वो असल में फर्जी ट्रोलिंग थी। ये वही ट्रोलिंग थी जिसके जरिए इसी तरह के लोग एक एजेंडा चलाना चाहते थे, जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि भारत का जो मुसलमान है वो डरा हुआ है और भारत का जो मुसलमान है उसके साथ भारत में बड़ी नाइंसाफी होती है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के ही कुछ मुट्ठी भर हैंडल्स ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग की और ट्रोलिंग के बाद हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड लिबरल लोगों ने उस पूरे मुद्दे को उठा दिया, इतना बड़ा बना दिया और पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया कि भारत में मोहम्मद शमी की धर्म के नाम पर ट्रोलिंग हो रही है, जो कि वो ट्रोलिंग जो थी वो एक एजेंडा के तहत हुई थी और वो पूरी तरह से फर्जी ट्रोलिंग थी। भारत के लोग कभी ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन भारत में क्या क्या होता है आज आपको बताते हैं। उसका एक और उदाहरण देखिए। नोमान सिद्दीकी नाम के एक ट्विटर हैंडल से आज एक बड़ी अच्छी काल्पनिक कहानी पोस्ट की गई। कहानी कुछ इस तरह से है कि इस व्यक्ति ने दिल्ली में एक कैब बुक की और कैब ड्राइवर ने जब बुकिंग में इस व्यक्ति का नाम देखा तो उसे पता चला कि ये जो पैसेंजर है उसकी कैब में ये मुस्लिम है, मुसलमान है। इस कैब ड्राइवर ने नोमान सिद्दीकी नाम के इस व्यक्ति को यह बताया कि वो उत्तर प्रदेश से है और वहां पर मुसलमानों को बड़ा टाइट करके रखा हुआ है। और ड्राइवर इस व्यक्ति से फिर आगे कहता है कि आपके लोगों को यानी मुसलमानों को इस देश से वापस चले जाना चाहिए, क्यों इतनी बेइज्जती आप लोग सह रहे हैं। और आखिर में यह व्यक्ति लिखता है कि वो अब इस कैब ड्राइवर के सवाल का उत्तर सोच रहा है।
तो देखिए, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। नोमान सिद्दीकी ये लिख रहे हैं, कैब ड्राइवर इन दिल्ली सॉ माय नेम, थैंकफुली डिडंट कैंसिल द राइड, टोल्ड मी ही इज फ्रॉम यूपी। वहां पे मुसलमानों को टाइट करके रखा है। आपके लोगों को वैसे इस देश से चले जाना चाहिए, क्यों इतनी बेइज्जती सह रहे हो। ये उसने कोट किया है ड्राइवर को, और फिर वो लिख रहा है, आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ एन आंसर नंब। 27 अक्टूबर 3:34 पर इस व्यक्ति ने, नोमान सिद्दीकी नाम के इस व्यक्ति ने यह ट्वीट किया। अच्छा, नोमान सिद्दीकी कौन है? नोमान सिद्दीकी अपने आप को एक पत्रकार बताते हैं। पहले ये एक न्यूज़ चैनल में काम करते थे। वो न्यूज़ चैनल भी भारत विरोधी खबरों के लिए बड़ा मशहूर है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आपको भारत विरोधी खबरें देखनी हैं तो आज भी लोग भारत विरोधी खबरें देखने के लिए उस चैनल पर जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस चैनल की बात कर रहे हैं। ये जो नोमान सिद्दीकी हैं, ये उस चैनल में पहले काम करते थे। उसके बाद ये एक और लिबरल पत्रकार हैं, उनके साथ काम करने लगे और अपने आप को ये एक पत्रकार बताते हैं। लेकिन इनके ट्वीट से आपको पता चल जाएगा कि इनका पत्रकारिता से असल में कोई लेना देना नहीं है, ये एक कार्यकर्ता हैं। अब आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें लगता है कि आप भी इस कहानी के झांसे में जरूर आ गए होंगे और थोड़ी देर के लिए आपने सोचा होगा कि कमाल है, एक टैक्सी ड्राइवर ने इनसे कैसे बात की। लेकिन सच ये है कि जब ट्विटर पर देश के बाकी लोगों ने इस व्यक्ति से इस कैब ड्राइवर की डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा, तो इस व्यक्ति ने पहले अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर बाद में जब एक और यूजर ने यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी, तो ये व्यक्ति अपना अकाउंट बंद करके ट्विटर से भाग गया। तो जब नोमान सिद्दीकी साहब ने यह पूरी कहानी ट्विटर पर लिखी, तो देश के जो बाकी लोग हैं, देश के बाकी लोग भी तो ट्विटर पर हैं और वो भी सवाल पूछना जानते हैं। उन्होंने नोमान सिद्दीकी साहब को पकड़ लिया और उसके बाद लोगों ने ये जानना चाहा इनसे कि भाई ये बताइए कि ये कैब ड्राइवर कौन सा था, इसका नाम क्या है और इसकी पूरी डिटेल्स हमें दीजिए, हम उसके बाद इसकी तहकीकात करेंगे। तो इन्होंने, क्योंकि पूरी कहानी झूठी थी, इसलिए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अब इस पूरी मामले की जांच करनी चाहिए। और जब ऐसा लोग लिखने लगे, किसी ने दिल्ली पुलिस से जांच के लिए कहा, किसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जांच के लिए कहा, तो इस व्यक्ति ने अपना जो ट्विटर हैंडल है वो ही डिलीट कर दिया और ये वहां से भाग गया। अब बड़ी बात यह है, इस तरह के जो ट्वीट्स हैं और सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ये आप अक्सर देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर। यह बड़ा फैशनेबल है। ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में विक्टिम कार्ड खेलना, यानी लोगों को यह बताना कि मेरे साथ मुसलमान होने की वजह से कितनी नाइंसाफी हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक मैं जहां भी जाता हूं, मेरे साथ हर जगह नाइंसाफी होती है, हर जगह मुझे दबाया जाता है, हर जगह मुझे डराया जाता है और देखिए भारत में जो माहौल है वो कितना खराब हो चुका है। ये बताने की कोशिश करते हैं और ये सारी काल्पनिक कहानी होती है। और जब पकड़े गए तो इन्होंने आज अपना ये ट्विटर हैंडल ही डिलीट कर दिया। इसलिए ये बात वैसे तो ऐसी नहीं थी कि आपके सामने हम लाएं, लेकिन आज इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और आज हम ये मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को, आजकल तो सारे टूल्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, ये नोमान सिद्दीकी नाम का जो व्यक्ति है और ये नोमान सिद्दीकी नाम से ही इसका ट्विटर हैंडल पर अकाउंट था जो आपकी स्क्रीन पर है, इसकी जांच करनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसने जो ये ट्वीट किया है ये गलत था या सही था। अगर सही था तो फिर उस कैब ड्राइवर के बारे में जांच करनी चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए कि उसने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन अगर ये पूरी कहानी गलत है, काल्पनिक है, तो फिर इस नोमान सिद्दीकी नाम के व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी के ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का एजेंडा देश भर में फैलाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक बन सके। इसलिए ये मामला यहां रुकना नहीं चाहिए। यह हम आज अपील करना चाहते हैं सरकार से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, दिल्ली पुलिस से भी और उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी। पता लगाइए कि यह ट्वीट डिलीट कैसे हुआ और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। यह तो शुक्र है कि इसने डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करता तो अब तक हमारे देश के जो ब्लू टिक वाले लिबरल अपने आप को पत्रकार कहने वाले जो लोग हैं, अब तक वो इसको ट्रेंड करा चुके होते। जैसे उन्होंने मोहम्मद शमी को ट्रेंड करा दिया था नंबर 1 पर
और आज वो इसे ट्रेंड करा देते और अगले 2-3 दिन में आप इसी पूरे मामले पर किसी विदेशी अखबार में एक बहुत बड़ी खबर देखते, हेडलाइन देखते या किसी का बहुत बड़ा कॉलम देखते। पश्चिमी मीडिया यहां आ जाता और कहता कि देखिए आपके यहां पर लोग कितने सांप्रदायिक हो गए हैं और कैसे अल्पसंख्यक लोगों के साथ यहां पर नाइंसाफी हो रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.